चलिए देखिए, पिछले क्लास में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज हेडिंग लिखाया गया था और उस हेडिंग में आपको एक और बात बताया गया था कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का कन्फर्मेशन भी है। क्या कन्फर्मेशन है, इन सब बातों को जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको ये सब सारी बातें समझ में आएंगे। तो हेडिंग आप ऑलरेडी डाल चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, या इसी को कहते हैं कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। का पहला रिएक्शन लिखिए, तो लिखिए रिएक्शन विथ HI। पहले इसके बारे में सुन लो। ग्लूकोज को जब तुम लंबे समय के लिए HI के साथ गर्म करते हो तो ये कन्वर्ट कर जाता है नॉर्मल हेक्सेन में, एन हेक्सेन में। कारण ये है कि HI जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, सब जगह हाइड्रोजन को जोड़ देता है कार्बन के साथ। टोटल 6 कार्बन होता है, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ देगा तो हेक्सेन ही ना बनेगा। उस केमिकल रिएक्शन को हम आगे लिखेंगे। इसका मतलब है कि यदि नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है, इसका मतलब है कि ग्लूकोज में उपस्थित जितना भी 6 कार्बन है वो टोटल का टोटल स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, तब ना हेक्सेन का निर्माण हुआ। नहीं तो ब्रांचिंग यदि हो जाता तो 2 मिथाइल पेंटेन या 3 मिथाइल पेंटेन इस तरह से कुछ बनता। लिखेंगे, लिखिए तो। व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विथ HI for the long time, then n हेक्सेन, n हेक्सेन का मतलब नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन, then n हेक्सेन is formed, which shows that all 6 carbon atoms of the glucose join together as a straight chain. स्ट्रेट चेन, और इसी को ना आप अनब्रांच्ड चेन भी कह सकते हैं। अब इस ग्लूकोज को हम इंडिकेट कैसे, अब देखो केमिकल रिएक्शन हमको लिखना है, अभी 5-6 रिएक्शन पर हम काम करेंगे और हर बार हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। तो उस तरह से स्ट्रक्चर को यदि बनाएंगे ना जैसे पीछे बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको हम कुछ दूसरे तरीके से इंडिकेट करने के लिए आपको बता रहे हैं, मतलब ग्लूकोज को देखिए कैसे उसको हम इंडिकेट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे स्ट्रक्चर के रूप में ही, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। सबसे पहले बताइए कि क्या था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप था यहाँ। ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। तो एक ग्रुप आप एल्डिहाइड का बना दीजिए। एल्डिहाइड यदि बनाइएगा तो एल्डिहाइड तो इसी को कहते हैं, यही ना है एल्डिहाइड। या आप चाहें तो इसी को आप लिख सकते हैं किस रूप में, COH नहीं, CHO के रूप में इसको लिखा जाता है, CHO ऐसे, इस तरह से। और नीचे आइए, सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ होता था, याद है आपको, CH2OH। तो वो नीचे में जो CH2OH है वो वैसे ही लिखा जाएगा। बीच में कितना कार्बन था, 4। और आप याद कीजिए उस चारों कार्बन पर एक हाइड्रोजन था और एक OH था, जिसका प्रॉपर डायरेक्शन था, कभी लेफ्ट कभी राइट। कौन कितना राइट लेफ्ट रहता है इसको आप पहले ही
अच्छी तरह जान चुके हैं, तो उसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पर यदि हम CHOH का होल 4 लिख दें तो चलेगा, क्योंकि हर बार तो CHOH ही है 4 बार। और इसके नीचे ले लेते हैं CH2OH। और यदि हम इसके नाम में लिख दें ग्लूकोज, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इस C के साथ जो 4 C है, इसके साथ कौन हाइड्रोजन और कौन हाइड्रोक्साइड ग्रुप किस साइड है। दो नीचे वाला जो होगा वो राइट साइड होगा, फिर एक H होगा, फिर एक ऊपर में राइट साइड OH होगा। इसी तरह का ना बात बताया गया था। इसी को आप स्ट्रांगली हीट करना है कुछ लंबे समय अंतराल के लिए, किसके साथ, HI के साथ। जितना भी 6 कार्बन है ना, ये 6 का 6 कार्बन का ये हेक्सेन बन जाता है, CH3 CH2 CH2 कितने कार्बन का पेरेंट चेन यहाँ आएगा, 6 कार्बन का। और इसी का नाम क्या है, हेक्सेन। तो यदि ये हेक्सेन दिया, इसका मतलब है कि ग्लूकोज में जितना 6 कार्बन है वो सब कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कहीं भी किसी प्रकार का कोई ब्रांचिंग नहीं हुआ है। तो इसके स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन से स्ट्रक्चर का एक कंफर्मेशन तो आया ना कि ग्लूकोज में जितना भी कार्बन एटम है वो सब आपस में एक दूसरे से स्टेट चेन से जुड़ा हुआ है या ब्रांच चेन से जुड़ा हुआ है। लेकिन केमिकल रिएक्शन, फिर इसके बाद दूसरा रिएक्शन देखते हैं। इसका जो दूसरा रिएक्शन है वो रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं, याद हो कि है या नहीं पता नहीं, देखते हैं। अच्छा, हाइड्रोक्साइलेमीन, ऑक्साइम, साइनोहाइड्रीन, ये सब नाम सुने हैं आप, नहीं? जब आप एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि एल्डिहाइड कीटोन 5 तरह से रिएक्ट करता है। उसमें दूसरा रिएक्शन था, याद है, एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन होता था। अरे NH2 में G लगा दिए थे और उस G की जगह 4 गो चीज लिए थे। एक बार OH हाइड्रोक्साइलेमिन हुआ था, एक बार NH2 हाइड्रोजीन हुआ था, याद है, सेमी कार्बाजाइड। उसी से संबंधित रिएक्शन है, देखिए उसको। लिखेंगे दूसरा नंबर, साथ साथ लिखते चलिएगा, रुकना नहीं है बिल्कुल। when when glucose reacts with hydroxylamine, then oxime is formed. And when glucose reacts with HCN, hydrogen cyanide, then साइनोहाइड्रीन इज फॉर्म। साइनोहाइड्रीन किसको कहते हैं, है पता किसी को? साइनोहाइड्रीन, अच्छा ये नाम कभी पीछे बताया गया था, याद कीजिए कहाँ बताया गया था। देन साइनोहाइड्रीन इज फॉर्म्ड। ये आपको बताया गया था एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन नंबर फर्स्ट, रिएक्शन विथ HCN। HCN टूटा था H प्लस में और CN माइनस में। CN माइनस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करके ऑक्सीजन पर माइनस ला दिया था, उसी ऑक्सीजन से माइनस जुड़ गया था तो C पर OH आ गया था, CN आ गया था। एक ही कार्बन पर यदि OH और CN दोनों हो तो उसी को साइनोहाइड्रीन कहते हैं। When glucose reacts with hydroxylamine, then oxime is formed, and when glucose reacts with HCN, then cyanohydrine is formed, which shows that carbonyl group
इज प्रेजेंट लिखिए, which shows that carbonyl group is present in glucose as aldehyde group। यदि हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज ऑक्साइम देता है, और यदि ग्लूकोज HCN के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन देता है, तो ये इस बात को बतला रहा है कि निश्चित रूप से ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। किस रूप में? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के रूप में या एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में। आप इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर एक नहीं बल्कि यहाँ पर दो रिएक्शन लिखाएगा। पहली बार रिएक्शन किसके साथ कराना है? हाइड्रोक्साइलेमिन NH2OH, इसी को न कहते थे। आप याद कीजिए, इस रिएक्शन को हम दो तरह से आपको बताए थे, एक ठगने वाली विधि से और एक प्रॉपर समझने वाली विधि से। आप याद करो, दो गो हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन निकल के H2O बनाता था, कार्बन नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेता था, दोनों तरफ एक एक सिंगल बॉन्ड फ्री रहेगा। इसी ग्रुप को ना हम लोग ऑक्जाइम ग्रुप कहा करते थे। कभी मीथेन ऑक्जाइम आया था, कभी इथेन ऑक्जाइम आया था, नाम भी आप लिखे हुए हैं। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। ये ऑक्सीजन इस दो हाइड्रोजन के साथ H2O बना देगा, इस C के साथ एक H रहेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड N और इसके साथ OH, और नीचे वाला पार्ट जो है ना जैसा था वैसा ही रह जाएगा, CHOH का होल 4 CH2OH। इसी को क्या कहा जाता है? ऑक्जाइम। ये ग्लूकोज ऑक्जाइम है। इसी ग्रुप को हम लोग ऑक्जाइम कहते थे। आपको हम बोले थे कि अलग से आप लिख लीजिए और इसको याद रखिएगा, आप लिखे हुए भी होंगे। यदि आपके पास कॉपी है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी निकालिए आप, और केमिकल प्रॉपर्टी के दूसरे, ये जो रिएक्शन है ये दूसरा रिएक्शन दूसरा प्रॉपर्टी में है, उसमें होगा इलिमिनेशन एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन का ये रिएक्शन है, पहला ही रिएक्शन उसमें है। 4 रिएक्शन बताएं, उसका पहला रिएक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज के दूसरे टाइप का पहला रिएक्शन ये आपको बताया गया है। लिखिए रिएक्शन, छोड़िए कितना याद कीजिएगा, घर पे जाके देखते रहिएगा। तो ये ऑक्जाइम बनाया। अब इसी में एक और चीज, एक बार फिर से हम ग्लूकोज ले रहे हैं, और इस ग्लूकोज का रिएक्शन इस बार किसके साथ कराना है? HCN के साथ। आप याद कीजिए, यही CN माइनस इस कार्बन पर अटैक करता था, ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड था वो खुल के सिंगल बॉन्ड हो जाता था, ऑक्सीजन पर माइनस हो जाता था, वो माइनस H+ के साथ मिलके OH बना देता था, और ये CN C के साथ मिल जाता था। एक ही कार्बन पर OH और एक ही कार्बन पर CN आता था, उसी को हम लोग साइनोहाइड्रीन कहते थे। ये एल्डिहाइड कीटोन के फर्स्ट रिएक्शन में आप पढ़े केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये बना देगा CH CN OH, और नीचे जैसा है वैसा रह जाएगा, यानी CHOH का होल 4 और CH2OH। इसी को हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन है ये। तो ये दोनों रिएक्शन इस बात को बता रहा है कि निश्चित रूप से ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप तो आपको दिखना चाहिए। ये CHO जो आप ऐसे लिखते हैं, देखिए तो इधर CHO जो आप ऐसे लिखते हैं, इसी को ना आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप तो है ही इसमें, लिखेंगे। तो कंफर्मेशन का दूसरा बात, पहला बात ये कि इसमें टोटल 6 कार्बन स्ट्रेट चेन से जुड़ा हुआ है। दूसरा बात ये कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। तीसरा बात टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से संबंधित है। ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्यों पॉजिटिव टेस्ट देता है? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड वाला जितना भी कंपाउंड है सब रिएक्शन करता है ना जी टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, ये भी करता है।
तो रिएक्शन लिख लीजिए, इसका तीसरा बात अब स्टार्ट होगा। तीसरा रिएक्शन, हो गया। लिखेंगे तीसरा नंबर। ग्लूकोज गिव्स positive test with tolerance reagent and failing solution due to presence of aldehyde group। इसका रिएक्शन नहीं लिखना है, 4 नंबर। आप पढ़े हैं ना जी, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन में ही पढ़े हैं। इसका 4 नंबर रिएक्शन साथ साथ लिखते चलिएगा, और रिएक्शन टोटल इसमें पढ़ना है आपको। लिखेंगे ऑन ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर it gives ग्लूकोनिक एसिड। ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराइएगा ना, तो ये ग्लूकोनिक एसिड देता है। सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच ओ एच का होल 4, सी एच टू ओ एच, बी आर टू एच टू ओ। ये रिएक्शन करके सी ओ ओ एच, सी एच ओ एच का होल 4, सी एच टू ओ एच देता है। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड होके कन्वर्ट कर जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यही ग्लूकोज क्या कहलाता है, ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा, तो बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। और ये तो ग्लूकोज है, तो आप पहचान ही रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका रिएक्शन नंबर 5। इसी ऑक्सीडेशन से संबंधित एक और रिएक्शन है,
जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ तब ये ग्लूकोनिक एसिड देता है, लेकिन यदि आप इसका रिएक्शन HNO3 के साथ करवा दिए, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करता है, ऊपर भी COH को जोड़ देता है, नीचे भी COOH को जोड़ देता है, और उस कंपाउंड को बोला जाता है सैकरिक एसिड। तो सिर्फ COH ऊपर गया तो ग्लूकोनिक एसिड, OH ऊपर भी गया और नीचे भी गया तो सैकरिक एसिड, और नीचे जाएगा कब, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे तब? ये इसका 5वां नंबर रिएक्शन है। ऑन ऑक्सीडेशन विथ HNO3 इट गिव्स, क्या देता है, सैकरिक एसिड। और सैकरिक एसिड में यहाँ पर CH2OH की जगह हो जाएगा COOH। HNO3। अब इसका लास्ट रिएक्शन है। When glucose reacts with when glucose reacts with acetic anhydride, then penta-acetyl glucose is formed। सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड को समझिए। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को ना कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। यही एसिटिक एनहाइड्राइड जितना भी OH है सबके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके ये बनाता है C डबल बॉन्ड OH CH O C डबल बॉन्ड O CH3 का होल 4 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को बोला जाता है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। इस तरह से इसका केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त हुआ, और यहीं पर समाप्त हुआ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक समाप्त हुआ। अब इसका दूसरा, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा जिसका नाम है प्रोटीन। आगे हेडिंग डालेंगे प्रोटीन्स। बायोमोलिक्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल माना जाता है प्रोटीन को। बॉडी के लगभग सभी पार्ट में प्रोटीन पाया जाता है। मोस्ट अबाउंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम प्रोटीन है।
शुरू करें इसको बताना। लिखना शुरू करें। देखिए इधर, लिखिए तो साथ साथ लिखिए। लिखेंगे। प्रोटीन्स आर मोस्ट abundant biomolecules proteins are most abundant biomolecules of living system. It present in each and every part of life. बॉडी कह दीजिए ज़्यादा सही है। इट इज़ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अब देखिए यहाँ पर एक नया टर्म आ गया। कौन चीज़? अल्फा एमिनो एसिड। एक्चुअल में एमिनो एसिड कहें या अल्फा एमिनो एसिड कहें, दोनों एक ही बात है। और ये जो प्रोटीन होता है ना, वास्तव में अल्फा एमिनो एसिड ही होता है। अल्फा एमिनो एसिड नहीं, अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा अल्फा एमिनो एसिड को। जैसे आप याद कीजिए, आप स्टार्च भी नहीं समझते थे, आप ये सेलुलोज भी नहीं समझते थे। तो स्टार्च और सेलुलोज को समझने के लिए सबसे पहले आप क्या समझे? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को डिटेल में समझे। ग्लूकोज का पॉलीमर जैसे स्टार्च है, उसी तरह से एमिनो एसिड का जो पॉलीमर है वह क्या है? प्रोटीन। इसी में आप पेप्टाइड वगैरह समझेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। बायोलॉजी वाले लोग खास ध्यान रखेंगे इसका। केमिस्ट्री वाले छोड़ नहीं देंगे। सबके लिए पैरेलल वैल्यू है, लेकिन यही है कि केमिस्ट्री वाले को बस यहीं तक मिलेगा, बायोलॉजी वाले को यहाँ से आगे मिलना शुरू हो जाएगा। ये जहाँ से ख़त्म होगा वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ये बात बोला गया। चलिए हेडिंग डालिए तो। एमिनो एसिड। अरे फोटो बनाया था रे। हाँ तो अभी देखेंगे सबका। एमिनो एसिड सुनिए अब। एमिनो एसिड का नाम यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, एक तरफ नाम है एमीन, एमिनो, और दूसरी तरफ क्या नाम है? एसिड। तो निश्चित है कि यह एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप एमीन का होगा और एक फंक्शनल ग्रुप एसिड का होगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। तो जानिए ये यही कंपाउंड सच में है। यदि किसी भी मॉलिक्यूल के एक ही कार्बन पर एक फंक्शनल ग्रुप NH2 का हो और एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, तो वही कंपाउंड क्या कहलाता है? एमिनो एसिड। तो इसका ये मतलब नहीं कि एमिनो एसिड एक फिक्स बात हो गई। जैसे समझिए आप, मान लीजिए कि ये कार्बन है और इस पर आप एक NH2 लगा दिए और एक कौन सी लगा दिए? COOH, एमिनो एसिड। तो आप बाकी का दो बॉन्ड फ्री किए हुए हैं, आप इसके साथ जो इच्छा है जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर H जोड़ दिए, यहाँ भी H जोड़ देते हैं, ये भी एमिनो एसिड है। हम यहाँ पर मान लो CH3 जोड़ दिए, ये भी एमिनो एसिड। तो आपसे कोई पूछेगा कि एमिनो एसिड का फिक्स मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है या फिक्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते। वो कुछ भी हो सकता है। एमिनो एसिड सच में सच पूछिए तो मॉलिक्यूल का एक कंडीशन है। कैसा कंडीशन? एक ही कार्बन पर NH2 होना चाहिए, उसी कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी होना चाहिए। बाकी ये मॉलिक्यूल छोटा बड़ा हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ये सब बात इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आगे प्रोटीन को समझने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है, तो बताइए इसका डेफिनेशन क्या होगा? एज द नेम सजेस्टेड,
compound which contain one amine functional group and one carboxylic acid functional group on same carbon is called amino acid. देखिए तो organic compound which contain organic compound which contain one amine functional group and one carboxylic acid functional group on same carbon atom. On same carbon atom is called amino acid. एज फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा एक बात बताइए, एग्जाम्पल में हम इस CH3 की जगह पर R ले लें, जहां पर RH भी हो सकता है। सुनिए अब इधर, एक्चुअल में एमिनो एसिड का फर्स्ट मेंबर ही यही है, इससे छोटा एमिनो एसिड नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता है बताइए? आपको एक कार्बन हर हाल में लेना है जिस पर आप एक एमीन फंक्शनल ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप डालेंगे, हाँ या ना? इसके साथ आप एक H ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब इसके चेन को यदि बढ़ाइएगा तो आप कार्बन जोड़िएगा, यदि आप यहीं इसको रोक दीजिएगा तो क्या जोड़ दीजिएगा? H। अब एक और बात ध्यान देने वाली बात है, यदि आप इसमें R की जगह CH3 ले लिए तो ये CH स्टार बन जाएगा, हाँ या ना? चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा ना, तो ऐसी स्थिति में इसमें भी CH स्टार आएगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात होगी। इसका मतलब यहाँ भी डी फॉर्म और एल फॉर्म की बात होगी, जिसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेबोरोटेटरी कहते हैं। तो एक होता है डी एमिनो एसिड, एक होता है एल एमिनो एसिड। आगे चल के आपको ये सब बात फिशर प्रोजेक्शन में बताया जाएगा, फिर इसका भी स्ट्रक्चर आएगा, इसका भी डिटेल स्ट्रक्चर आता है। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आप जनरली बना नहीं पाएंगे कॉपी पर, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअल में वहाँ क्या रहता है, कैसे रहता है। इसमें बहुत सारा 3 डायमेंशनल डायग्राम की मदद लेनी होगी आपको समझाने के लिए, वो जो करना पड़ेगा हम कर लेंगे, लेकिन आपको समझा देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए, आप इसको उतारिए। अभी ये C स्टार है, बशर्ते कि R को हम H ना लें तो। लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी पहले कुछ और बात इसके बारे में देखते हैं। अब देखो, ये जो एमिनो एसिड होता है ना, सुनिएगा ध्यान से, ये जो एमिनो एसिड होता है यह प्रायः जनरली ज्विटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन क्या होता है, फिर एक नया टॉपिक आ जाएगा। पहले लिखिए तो नीचे रो देखे, ये उतार लिए, लिखिए तो नीचे रो देखे, लिखो एमिनो एसिड जनरली एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। एमिनो एसिड generally exist as ज्विटर आयन। तो अब तो आपको ये समझना पड़ेगा ना पहले कि ज्विटर आयन क्या होता है। यहां से हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले आपका हम कॉपी चेक करेंगे एक तरफ से सब। इसमें VVA लगा देना, तो पहले इस टॉपिक में VVA लगा देना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से। व्हाट डू यू मीन बाय ज्विटर आयन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, इस तरह से।